हेलो एवरीवन। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई हम लोग आज देखेंगे कि क्या हुआ है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में। कुछ डेटा ब्रीचेस हुए हैं, नेशन स्टेट एक्टर्स ने कुछ अटैक्स और किए हैं। एक नया रेड टीमिंग टूल मिला है जिसके लिए मैंने पहली बार पढ़ा है उसके बारे में। एंड उसके अलावा कुछ साइबर अटैक्स हैं कॉलेजेस में, और भी कुछ न्यूज़ है। आई अपडेट यू अबाउट इट। ओके, तो नेशन स्टेट साइड में एक रिपोर्ट ये आई है कि चाइना के जो हैकर्स हैं वो रशिया की गवर्नमेंट और टेलीकॉम्स को टारगेट कर रहे हैं ना। अगर आप मेरी पॉडकास्ट को पहले भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि ये क्या है, ये तो हमेशा ही होता रहता है, राइट। सो देयर इज नथिंग अनकॉमन, बट इसमें आपको ये समझना चाहिए कि हाई लेवल पे कोई भी कंट्री जिसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ग्रुप्स बना देंगे। हर ग्रुप की एक अलग टेक्निकल कैपेबिलिटी होगी। कोई टेलीकॉम में एक्सपर्ट होगा, कोई फाइनेंशियल साइड में एक्सपर्ट होगा, बैंक समझता है, बैंक से सिस्टम समझता है, जैसा नॉर्मल लाइफ में होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मुझे आईटी सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि मैं आईटी फील्ड से हूँ। ओके, कि टिपिकली इंटरनल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। मैं मैनेज नहीं करता उस सिस्टम को, यूज़र साइड से पता है, बट द पॉइंट इज़ कि हर पर्सन का एक यूनिक स्किल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको रोल्स असाइन होते हैं। सेम चीज़ नेशन स्टेट एक्टर्स करते हैं। उनके जो भी एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी साइड में काम कर रहे हैं, वो लोग उन एम्प्लॉयज़ को वैसे ही टास्क देते हैं। सो एग्जांपल, इस केस में टेलीकॉम और गवर्नमेंट सेक्टर पे अटैक हो रहा है। अब इन अटैक्स में क्या हो रहा है कि एक बहुत पुराना रैट है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिसका नाम बाइसोनल है, उसको यूज़ किया जा रहा है। बाइसोनल पहली बार नहीं आया है, मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, बहुत अटैक्स में यूज़ हुआ है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे अटैक में यूज़ हुआ है वो रशिया, जापान, साउथ कोरिया और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और आमतौर पे फिशिंग यूज़ होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में कुछ मलिशियस अटैचमेंट या रैट एम्बेड करके किसी तरह पैकेज करके उसको मेल कर दिया जाता है फिशिंग ईमेल्स में, और टारगेट विक्टिम्स जो हैं वो टारगेट हो जाते हैं। ओके, वो अटैचमेंट खोलते हैं, सिस्टम से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इन लोगों ने एक जो रशिया की CIRC है, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस सेंटर, और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनको स्पूफ किया, मतलब उनके नाम के नोटिस बनाना, उनके नाम की मेमोरेंडम बनाना और उनको एज अ उनमें एम्बेड करके इस रैट को भेजना। इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कौन टारगेट है, आप जो अटैकर्स होते हैं वो अपना कंटेंट चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल, नॉर्मल लोगों को जो शॉपिंग बहुत करते हैं उनके लिए अमेजोन और या कोई और शॉपिंग वेबसाइट की इनवॉइस अगर आ जाए या फ्री वाउचर्स आ जाए, उसमें एक्साइट हो जाते हैं। ओके, कोई अगर जॉब ऑफर देख रहा है तो उसको जॉब ऑफर ल्योर्स आ जाएंगे। सिमिलरली इस केस में बिकॉज ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनको एनीथिंग कमिंग फ्रॉम सर्ट, स्पेशली जब वॉर चल रही है, उनके लिए रेलिवेंट होगा। तो इसलिए चाइनीज़ जो ये ग्रुप है, इसने उसी तरह के नोटिस या मेमोज को यूज़ किया एज ए ल्योर और अटैचमेंट भेजे। अच्छा, उसके अलावा ये जो मलिशियस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक टूल होता है रॉयल रोड, उसको यूज़ करके मलिशियस बनाया जाता है। तो नॉर्मल फाइल ली, रॉयल रोड में लोड करी और उसके अंदर रैट एम्बेड कर दिया। ओके, ये अगेन बहुत पॉपुलर टूल है चाइनीज़ फोरम्स में। हमने पहले भी इसके बारे में आई थिंक कवरेज करी थी, मैंने कुछ अटैक्स में देखा था। अच्छा, गोइंग बैक टू द ग्रुप जो काम कर रहा है, उसका नाम टोंटो टीम है, कैक्टस पीट है, अर्थ एक्लूट है। और आप लोग जो पहली बार सुन रहे हैं उनको शायद कन्फ्यूजन हो कि डिफरेंट नाम क्यों है। तो जो भी एजेंसी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ट्रैक करते हैं एक्टर्स को या थ्रेट एक्टर्स को, उनको अपने नाम दे देते हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, तो उससे ट्रैकिंग ईजी हो जाती है। और इन लोगों को पहले भी अटैक्स में ढूंढा जा चुका है। कुछ महीने पहले हमारे कंट्री के पावर सेक्टर पे अटैक हुआ था, तो इस ग्रुप का उसके पीछे भी हाथ है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है। दूसरी साइड, नॉर्थ कोरिया में एक नया रैंसमवेयर माओई नाम से है, उसको लॉन्च किया है, जो कि US की हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहा है ना। आप लोग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में आमतौर पे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली नोन है, और उसके अलावा कुछ सेंट्रल बॉडीज़ भी हो सकती हैं। तो अटैकर से अज्यूम करते हैं कि अगर ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व हैं तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो रैंसम पे करेंगे, जिससे कि वो लोग फंड्स यूज़ कर सकें, फंड्स एक्सटॉर्ट कर सकें। ओके, तो ये हो रहा है। तो कुछ दिनों पहले और लास्ट वीक
एक जॉइंट एडवाइजरी आई थी जो यूएस की सीसा एजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रा सिक्योरिटी एजेंसी, एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से, जिन्होंने स्पेसिफिकली इस रैंसमवेयर स्ट्रेन के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि मई 2021 से टारगेट हो रहे हैं और इसमें काफ़ी डिटेल्स दी उन्होंने, जिसमें टीटीपीस, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स और आईओसीज पूरे टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कोई भी यूज़ करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्बेड कर सकता है और कोई एक्टिविटी इनसे हो तो उनको ब्लॉक कर सकता है। ओके, नाउ एडवाइजरी नोट में ये बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि आप प्लीज़ रैंसमवेयर को कोई भी रैंसम पे ना करें। इट इज़ नॉट गुड एज यू ऑल कैन इमेजिन। और साथ ही साथ उन्होंने मिटिगेशंस भी एडवाइज कर रखी है। तो काफ़ी डिटेल नोट है। आप मॉई के बियॉन्ड भी इस की नोट को अगर आप इस नोट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लर्निंग है इसमें। ओके, ना गोइंग टू द ब्रीचेस साइड, एक ग्रुप है हैकर्स का, कैल्विन सिक्योरिटी। उन्होंने एक एजेंसी है यूएस की, cms.gov, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। तो ये लोग यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। ओके, अब इनका डेटा कैल्विन सिक्योरिटी के हैकर्स ने हैक किया। 8 GB का डेटाबेस है और उसमें करीब 6 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं एज पर द रिसर्च। उसमें वैलिड एम्प्लॉय डेटा है और ये 6 जुलाई को ब्रीच फोरम्स नाम की एक वेबसाइट है जो टिपिकली एक्सेसिबल नहीं है नॉर्मल चैनल्स के थ्रू, गूगल के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत जगह ब्लॉक है। और इस पे डेटा ब्रीच का डंप आया, फ्री में आया। आमतौर पे इस तरह के जब ब्रीचेज होते हैं तो लोग इन्फॉर्मेशन को सेल करते हैं अंडरग्राउंड फोरम्स में। इन लोगों ने ऐसे ही डंप कर दिया पूरा डेटा और इसके अंदर डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिजिशियन असिस्टेंट्स और भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिटेल्स हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर्स या ईमेल्स एक्सेट्रा है। अब ये सेंसिटिव डेटा है। ओके, प्राइवेट, जिसको हम PII डेटा कहते हैं, और ये इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, इसीलिए इसका पब्लिक में आना इट्स नॉट गुड। ओके, अच्छा, अगर मैं कैल्विन सिक्योरिटी की बात करूं तो 2015 से एक्टिव हैं और उन्होंने काफ़ी हैकिंग फोरम्स में अपनी पोस्ट डाली है। एज पर रिपोर्ट्स कुछ 87 डिफरेंट पोस्ट हैं उनकी, जिसमें फ्री और पेड दोनों बोथ डेटाबेसेस आर देयर। ओके, अभी हुआ कैसे, तो जो उनकी जो साइट जिसको हैक किया गया वो AWS को होस्टेड थी और MongoDB था। तो इन लोगों ने MongoDB को जो था उसको हैक किया और एसेंशली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, उसकी वजह से ये ब्रीच हुआ है। नाउ जब भी कोई आप वेबसाइट हैक करता है तो वो आमतौर पे या तो पासवर्ड के थ्रू जाता है या फिर कोई एक्सप्लॉइट के थ्रू जाता है या कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स के थ्रू जाता है। मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स होती है। ओके, ह्यूमंस मैनेज करते हैं वेबसाइट्स, वो गलतियाँ कर देते हैं, कोई सेटिंग खुली छोड़ दी और उसकी वजह से पूरा डेटा एक्सपोज हो जाता है। तो जब भी आप किसी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर पे डेटा होस्ट कर रहे हैं या कुछ कंटेंट होस्ट कर रहे हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ओके, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शेयर्ड मॉडल ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह हैं या अलग अलग लेवल के सिस्टम्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस जो कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वो क्लियरली डिफाइंड होती है डॉक्यूमेंटेशन में। तो इस तरह के केसेस ना हो, इसके लिए प्लीज़ अपना कॉन्फ़िगरेशन आप वेरीफाई करिए, कॉन्टिन्यूसली इसको ऑडिट या चेक करते रहिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कोई चेंजेस नहीं हो गए और या किसी और ने बाय मिस्टेक या इंटेंशनली कोई चेंजेस तो नहीं कर दिए। ओके, उसके अलावा एक और डेटा ब्रीच है जो कि साउथ अमेरिका में हुआ है। उन सिमिलर नोट पे उन लोगों ने जो हैकर्स है उन्होंने एक अमेज़ॉन की S3 बकेट है वो मिसकॉन्फ़िगर थी, उसमें करीब 3 टेराबाइट का एयरपोर्ट डेटा जिसमें कुछ 1.5 मिलियन फाइल्स है वो सारा लीक हो गया है। इसमें ये डेटा पब्लिकली एक्सपोज था और ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, उसकी वजह से ये एक्सपोज हो गया। इसमें कुछ जो डेटा है उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की फ़ोटोज़ हैं, नेशनल ID कार्ड्स हैं और ये बहुत सेंसिटिव डेटा है क्योंकि इसको कोई भी यूज़ करके किसी भी टाइप के अटैक्स कर सकता है एयरपोर्ट्स पे या उनके एम्प्लॉयज़ पे, तो बहुत सेंसिटिव है। डेटा 2018 से है, तो आई मीन फाइल्स जो उसमें डेटा डंप में मिली है वो 2018 से डेटेड है। ओके, और ये एयरपोर्ट स्टाफ के, तो जो वो लोग जो हमारी
सिक्योरिटी देते हैं उनकी डिटेल्स हैं, तो कोई भी इसको मलिशियस तरीके से यूज़ कर सकता है। नाउ लर्निंग, ये अगेन कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक, तो प्लीज़ अपने कॉन्फ़िगरेशंस ठीक करिए, चेक करते रहिए, डेटा का बैकअप रखिए, समझिए सेंसिटिव डेटा कहाँ पे है। एम्प्लॉय का डेटा सेंसिटिव डेटा कैटेगराइज होता है, पासवर्ड सेंसिटिव होते हैं, ऑल्दो कभी ऑनलाइन सिस्टम फाइल्स में स्टोर नहीं करने चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए जब आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोर है। ऑर्गेनाइजेशन को डेटा गवर्नेंस यूज़ करना चाहिए और कॉन्टीन्यूस ऑडिट करने चाहिए, और ऑफ कोर्स बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन का पार्ट है ये सब। ओके, इसके अलावा जैसा आप लोग जानते हैं NFTs, बहुत लोग एक्साइटेड हैं इसके बारे में, तो पैसा जहाँ जाता है साइबर क्रिमिनल्स भी वहीं जाते हैं, तो NFT में स्कैम्स आ रहे हैं। स्पेशली जो यूक्रेन और रशिया वॉर में ये हुआ कि यूक्रेन के कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सेलिब्रिटीज़ ने NFTs प्रमोट करने की चालू किए इसमें, और क्रिप्टो करेंसीज भी, ताकि लोग डोनेट कर सकें। तो यूक्रेन ने करीब $135 मिलियन क्रिप्टो करेंसी डोनेशन में रिसीव किए ना। उसी टाइम पे एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है जहाँ पे जेलेंस्की NFT नाम से एक यूक्रेनियन थीम्ड NFT थी, जो कि जिसने प्रॉमिस किया था कि वो मिलिट्री और रेफ्यूजीज के लिए ये कलेक्शन बना है। इस कलेक्शन में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके वेरियस पर्सोनास के कलेक्ट फोटोज थी, जिसमें हल्क है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, निंजा टर्टल, आयरन मैन, इस तरह से। एक NFT की कॉस्ट कुछ $276 थी। ओके, अब ये क्लेम्स आ रहे हैं कि जो फाउंडर्स हैं इनके, इन्होंने इस कलेक्शन को लिया लेकिन पैसे खुद रख लिए। ये जो कलेक्शन है ये ओपन सी मार्केट में था अवेलेबल, और जो ग्रुप है जिसने ये जेलेंस्की NFT बनाया, इन लोगों ने मना कर दिया कि हमने ऐसा नहीं किया है। बट द बिगर पॉइंट इज कि NFTs में पहले से ब्रीच हो रहे हैं। ओके, और आप ट्रैक नहीं कर सकते कि किसको पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेक प्रोफाइल्स हैं। इस केस में जेलेंस्की के केस में ओरिजिनल बंदों के कहीं नाम नहीं है, इट इज देयर सपोज्ड प्रोफाइल्स ऑफ दिस पीपल। और पहले भी जो हुए हैं उसमें कुछ $1.7 मिलियन जा चुके हैं फिशिंग अटैक्स में। ओपन सी से $2.9 मिलियन जा चुके हैं। बोर्ड एप यॉट क्लब का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, और ये 2 ब्रीच नहीं है, और भी बहुत हो चुका है। तो जहाँ पैसे जाएंगे वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जाएंगे और पैसा लेंगे। तो प्लीज़ जब भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, NFTs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर मनी। कोई भी एक कलेक्शन लॉन्च करके कहीं से भी पैसे लेगा और आप डोनेशन समझ के दीजिए। तो आप फिलॉन्थ्रपी करने का सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग इसको स्कैमर्स हैं और वो लोग आपके पैसे अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल। नाउ एक कॉमन प्रैक्टिस आ रही है जो जिसमें नया चेंज इसलिए ये हुआ है कि जो हैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो लोग रेड टीमिंग टूल्स को यूज़ करते हैं। तो रेड टीमिंग टूल्स वो होते हैं, या रेड टीम होती है, जो कि हैकर्स बन के ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैक करते हैं ताकि वीकनेसेस पॉइंट कर सकें। तो वो बहुत सारे टूल्स इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है कोबाल्ट स्ट्राइक। नाउ एक ट्रेंड ये चेंज हुआ कुछ सालों से, साइबर क्रिमिनल्स ने इन्हीं टूल्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रीच करना चालू किया। अभी ये हुआ है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि एक नया टूल है रेड टीमिंग का, जिसका नाम है ब्रूट रैटल। इनका टूल किट जिसका नाम BRC वर्जन 4 है, ये दिखाया। तो इस रिसर्च रिपोर्ट में ये हुआ कि इन लोगों ने कुछ सैंपल्स देखे, मैलवेयर के सैंपल्स जो इस टूल किट से बने हुए थे, जिनको एक टूल है वायरस टोटल। अगर आप लोग फैमिलियर हैं तो वायरस टोटल में ये होता है कि मलिशियस पेलोड को आप अपलोड करिए और वो कुछ 60 एंटीवायरसेस हैं, उनसे चेक कर लेता है कि कितने एंटीवायरसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस रिसर्च ने पता लगाया कि इनको सैंपल्स मिले इनके एक डेटा सेट में, जिन्होंने वायरस टोटल में डाला तो उनको 0 एंटीवायरस ने अलर्ट दिया। मतलब बहुत अच्छा पेलोड था ये। ओके, ना ये जो टूल किट है ये एक चेतन नायक नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने बनाई है। इज वर्क with multiple international companies in exploit development, red teaming tools, and ये साइड प्रोजेक्ट की तरह चालू किया था। अब he has left his full time job and now he's fully focused on this. I think he's based in Mumbai.
पर्सनली आई एम वेरी प्राउड कि ही बिल्ड दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी. हमारे कंट्री में भी अब ऑफेंसिव डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर वी वर जस्ट फोकस कि हम सिस्टम्स मैनेज कर लेते हैं, राइट. कोई बाहर की कंपनी है तो उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और हम उनको मैनेज कर रहे हैं. अभी भी वो काम हो रहा है, बट लुक एट दिस, वी आर गेटिंग इनटू फेज वेयर वी आर लीडिंग दिस ऑन द गुड साइड. ओके, तो अब BRC4 जो है वो चेतन ने बना दिया, बट चेतन डजंट कंट्रोल कि कोई उसका कैसे यूज़ करे. उनकी इंटेंट है कि वो रेड टीम्स में यूज़ करें, ग्रेट, बट कोई भी हैकर्स को खरीद सकता है, साइबर क्रिमिनल्स को खरीद सकता है और मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है. अच्छा, पहले भी हो चुका है, कोबाल्ट स्ट्राइक यूज़ हो रहा है, और भी जितने भी रेड टीमिंग टूल्स हैं तो वो इस तरह के मलिशियस इंटेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं. नाउ इस गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर रिसर्च, इसमें कुछ जो सैम्पल था उसने AWS पे होस्टेड कुछ सर्वर्स पे 443 पोर्ट, जो कि एक सिक्योर पोर्ट अज्यूम किया जाता है, उस पर कनेक्ट किया और उनको 41 मलिशियस IP एड्रेसेस मिले, कुछ 9 सैम्पल्स मिले BRC4 के, और कुछ 3 ऑर्गेनाइजेशन मिली नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जिन पे इस पेलोड को यूज़ करके अटैक हुआ था. ना ये पहली रिपोर्टेड इंसिडेंट, और भी होंगे आई एम श्योर, नोबडी इज प्रोटेक्टिंग, राइट. इट्स लाइक अ गन, आप उस गन को सोल्जर को दे सकते हैं, उस गन को टेररिस्ट को देते हैं. और ये एग्जाम्पल मैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ करता हूँ. एक कार को पैसेंजर्स की लिए यूज़ किया जा सकता है, उसी कार से किसी को हिट किया जा सकता है, राइट. बट इंटेंट जो कार बनाने वाले की गलती नहीं है, गन बनाने वाले की गलती नहीं है, इट इज़ द इंटेंट ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग दैट टूल, राइट. सो लर्निंग ये है कि प्लीज़ अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में हैं तो मॉनिटर करिए यूज़ ऑफ रेड टीमिंग टूल्स विच इज़ अनअप्रूव्ड. अगर रेड टीमिंग एक्टिविटी चल रही है तो आमतौर पे साइबर सिक्योरिटी टीम्स को पता होता है. ओके, तो अगर आप उस पीरियड के बियॉन्ड आप रेड टीमिंग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट में दिख रहे हैं, उनको यूज़ करिए. सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि बेटर टूल्स यूज़ करें जो सिर्फ वायरस टोटल पे रिलाई ना करें, जो कि एक ही मेथड है मैलवेयर डिटेक्शन का. ऐसे केसेस जहाँ पे सैम्पल्स 0 डे हों या डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको बेटर टूल्स यूज़ करना चाहिए जो बिहेवियर साइड को भी मॉनिटर करें. ओके, इसके अलावा कैलिफोर्निया में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ डेजर्ट, पाम डेजर्ट, ब्यूटीफुल प्लेस. वहाँ पे उनका जो कॉलेज है वो सेकेंड टाइम उन पे साइबर अटैक हुआ है. उनकी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैलवेयर अटैक है और वो लोग स्कूल के साथ काम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है रिकवरी के लिए. पर ये पहली बार नहीं हुआ. इस अगस्त 2020 में पहले भी ये कॉलेज हिट हो चुका है. नाउ ट्रेंड ये नहीं है कि ये कॉलेज हुआ है, ट्रेंड ये है कि पिछले 2 साल में कम्युनिटी कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सब पे मेजर तरीके से रैंसमवेयर प्लेयर्स हैं, साइबर क्रिमिनल जो रैंसमवेयर से मनी बनाना चाहते हैं वो लोग एक्टिव हैं. उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनके साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस स्ट्रांग नहीं होते कंपेयर टू अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. तो 88 एजुकेशन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इम्पैक्ट हुई थी 2021 में, 62 स्कूल्स थे उसमें और कुछ 26 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ थे, और इनकी वजह से कुछ 1000 स्कूल्स पे इम्पैक्ट आया. 88 इंसिडेंट्स में 44 पे का जो डेटा था वो लीक हुआ इंफॉर्मेशन और उसको पब्लिक कर दिया गया. तो इससे लर्निंग ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जिन कॉलेजेस के पास, इंस्टीट्यूट्स के पास ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, उन पे अटैक आएगा ताकि उनसे साइबर क्रिमिनल्स पैसा बना सकें. तो प्लीज़ आप अगर कॉलेज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, अवेयरनेस फैलाइए. मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, नॉर्मल लोगों को भी पता है रैंसमवेयर क्या है. क्यों? क्योंकि माइस मीडिया में अवेलेबल है ये डेटा. तो प्लीज़ आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन डजन ये मत अज्यूम करिए कि आप पे अटैक नहीं होगा. हमने कुछ केसेस पहले भी देखे थे जिसमें अगर आप एक छोटी सी कंपनी है, एग्जाम्पल एक चेन्नई की टायर मैन्युफैक्चर कंपनी है, उनके ऊपर अटैक हुआ. क्यों? क्योंकि वो एक सप्लायर करते हैं बहुत बड़ी कंपनी को जो टायर यूज़ करते हैं, तो ये सप्लाई चेन अटैक्स होते हैं. तो सिमिलरली अगर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे आइडेंटिटी थेफ्ट किए जा सकते हैं, फेक आइडेंटिटीज़ की जा सकती हैं, फेक पासपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं. तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर डेटा. इसके अलावा एक और ट्रेंड आया है कि रैंसमवेयर आ रहे हैं नए जो कि पुराने रैंसमवेयर का सोर्स कोड यूज़ कर रहे हैं. तो नोको यावा नाम का एक रैंसमवेयर रिपोर्ट हुआ है जिसने कर्मा नाम के एक रैंसमवेयर से उनकी कोड सिमिलैरिटी मिली है. कर्मा खुद एक डिराइव्ड है एक और रैंसमवेयर से, नेमेटी नाम के.
नेमेटी 2019 में रिपोर्ट हुआ था, कर्मा के जो सैंपल्स जिनसे नेमेटी बनाया या सोर्स कोड से, तो या नोकोयोवा फेब 2022 में रिपोर्ट हुआ था, और अप्रैल में नए कुछ फीचर्स नज़र आए नोकोयोवा में जो पहले कर्मा में नहीं थे। तो ये कॉमन है, लोग सोर्स कोड यूज़ करते हैं एक दूसरे का, अगर अवेलेबल है, डेवलपर से बात अच्छी तरह जानते हैं तो वो क्या करेंगे, ओपन सोर्स कोड लेंगे, उसमें कुछ नई कैपेबिलिटी डालेंगे, और ये जो सोर्स कोड है आमतौर पे या तो लीक हो जाता है या कोई बेच देता है। और एग्जाम्पल जैसे बबूक है या कॉन्टाई है, रेवेलाइंस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनके सोर्स कोड कभी ना कभी होगा। और ये पहली बार नहीं है कि आया है। ज़्यूस नाम की एक बड़ी पॉपुलर बैंकिंग ट्रोजन है जिसका कोड बहुत लोगों ने यूज़ किया, और नए नए ज़्यादा फास्टर और स्टेल्थियर मैलवेयर किट्स बनाई गई थी। एक और चीज़, माइक्रोसॉफ्ट ने में एक फीचर होता है मैक्रोस। आई एम श्योर अगर आप एक्सेल या वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट, तो आपको पता होगा, ये स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि हमारा ऑटोमेशन में हेल्प करती हैं रिपीटेटिव टास्क को, और इसको अटैकर्स यूज़ कर रहे थे मालवेयर स्प्रेड करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनाउंस किया था कि हम इसको बंद कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होंगे मैक्रो। अब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इनेबल करेंगे वापस, ताकि हम एंड यूज़र्स को ज़्यादा सपोर्ट कर सकें उनके ऑटोमेशन को। तो साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गड़बड़ है, राइट, बट आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ वैलिड रीज़न फॉर इट। और इसकी वजह से कुछ लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऑफिस का जो मैलवेयर जो कम हो रहा था वो बढ़ जाएगा। ओके, सो आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट will come out with a solution, or maybe this is temporary, right? With that, thank you for listening. आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे इसी नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए, या मेरे ट्विटर हैंडल पे कर दीजिए। मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ सोर्सेज का जिनसे हम सीखते हैं, मैं उनकी वेबसाइट पे जाके इन आर्टिकल्स को समझता हूँ, ताकि आप लोगों से कंडेंस फॉर्मेट में मैं शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।